अच्छा 10 क्लास आज हमने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। अभी तक हमने कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी किए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अच्छा मुझे बताइएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस चीज़ के मिलके बने हुए थे? एंड ऑक्सीजन। और साथ हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज के लॉन्ग यूनिट्स मिलते हैं और वो मिलके क्या बना देते हैं? पॉलीसेक्राइड्स बना देते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इट मीन्स कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं। इसी तरह हमने प्रोटीन्स पढ़ा था। प्रोटीन्स किन यूनिट से मिलके बने थे? हाँ, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? और नॉन एसेंशियल। 10 अमीनो एसिड्स एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। और फिर हमने लिपिड्स का पढ़ा कि लिपिड्स जो हैं जिस तरह से अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, इसी तरह से जो लिपिड्स हैं ये भी छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मिलके लिपिड बनाती हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलता है। तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? लिपिड बन जाता है। लिपिड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ट्राइग्लिसराइड का। और भी इसको क्या कहते हैं? ट्राइएस्टर। ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइएस्टर। ट्राइएस्टर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 एस्टर्स पाए जाते हैं। इसी तरह से आज हमने पढ़ना है चौथा बायोमॉलिक्यूल, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, ये आपने बायो में पढ़े होंगे। द वन इज डीएनए जो आप कॉमनली नाम सुनते हैं, एंड द सेकंड इज आरएनए। क्या इसका नाम सुना है आपने? सुना है। डीएनए का मतलब है, डी मतलब डीऑक्सी राइबो, एन मीन न्यूक्लिक एंड ए मीन एसिड, एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में फर्क ये कि इसमें डीऑक्सी होती है कि एक ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबो कहा जाता है और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये एसिड किसमें पाया जा रहा होगा? न्यूक्लियस में पाया जा रहा होगा। कि हमारा जो सेल है, हमारे सेल का जो सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है। कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं आप में? हैं? हाँ, इंसानों में कितने पेयर्स हैं? 23 नहीं होते, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमें, 23। तो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास पाया जाता है डीएनए, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ये बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल है क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाया जा रहा है। हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है, इसलिए इसे भी बायोमॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। ओके। और डीएनए मीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो लिपिड्स हैं ये ट्राइएस्टर से मिलकर बने हैं, जो प्रोटीन्स हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। इसी तरह से जो डीएनए है, डीएनए छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है और उन यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। द वन इज नाइट्रोजीनियस बेस। अभी आप लोगों ने शायद क्लास 10 के बायो के चैप्टर में ये पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया कि भी पढ़ना है? पढ़ना है अभी। नाइट्रोजीनियस बेसिस। द सेकंड इज फॉस्फेट ग्रुप। द
शुगर, शुगर इसमें राइबोज पाई जाती है और आरएनए में डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में, ठीक है। जैसे ग्लूकोज शुगर है ना, डेक्सट्रोज शुगर है, माल्टोज शुगर है, इस तरह से राइबोज भी एक शुगर है और वो राइबोज आरएनए में राइबोज पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, अब जरा गौर करें यहाँ पर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं ये हमारे पास होती हैं चार तरह की। The one is guanine, be attentive. The second is adenine. Third is thymine. And the next is cytosine. 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं जो मिलकर डीएनए बनाती हैं, ठीक है। हमारा जो डीएनए है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिक्स मीन कि 2 हेलिक्स बने हैं, 2 स्प्रिंग है। जैसे स्प्रिंग होती है ना, डबल इस तरह से एक दूसरे के गिर्द वाइंड अप होती है, इसी तरह से जो डीएनए है इसकी भी ये 2 स्प्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। ये दोनों स्ट्रैंड हेलिक्स की फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में एक दूसरे के गिर्द वाइंड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं ये डबल हेलिक्स है। क्या है ये? डबल हेलिक्स है कि इसमें 2 हेलिक्स पाए जा रहे हैं। ओके, अब गौर करना है आपने, ये जो डबल हेलिक है, ये इसको मैं जरा खोल देती हूँ। एक हेलिक्स ये and the one is this, ठीक है। हमने कहा है कि डीएनए के अंदर 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर। ओके, इन तीनों ने मिलना है और डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, अच्छा, अब कैसे ये मिलती है? जो ये हेलिक्स है ना, ये जो स्ट्रैंड है, जो इसकी बैकबोन है, ये मिलकर बनी होती है फॉस्फेट और शुगर से। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। ओके, यहाँ पे भी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, मतलब ये जो हेलिक्स का बैकग्राउंड है, ये सारा जो बैकबोन है, ये फॉस्फेट और शुगर ने मिलके बनानी है, ठीक है। और इन दोनों हेलिक्स को इकट्ठा जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है, वो रखना है नाइट्रोजीनियस बेसिस ने। किसने रखना है? नाइट्रोजीनियस बेसिस ने। अब जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हमने पढ़ी है, कितनी तरह की बेसिस है? 4। इनमें से सबसे पहली है गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। अब देखो जरा, आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बस मैं कह रही हूँ, जैसे आपने पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, है ना? बेंजीन में एक रिंग पाई जा रही है ना। अच्छा, अब इसी के साथ मैं एक और बनाती हूँ, एक और रिंग मिला लूंगी, तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका बना है? हाँ, नेफ्थलीन का। किसका बना है? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखो, जो बेंजीन है और नेफ्थलीन है, दोनों में बस एक डिफरेंस है। क्या है? कि ये हमारे पास जो बेंजीन है, ये बेंजीन है और ये नेफ्थलीन है। मुझे बताएं, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, बस रिंग का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको समझा रही हूँ। क्या फर्क है इनमें? यस, वेरी गुड। कि बेंजीन सिंगल रिंग है, नेफ्थलीन डबल रिंग है। इसी तरह से हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, इन नाइट्रोजीनियस बेसिस में से जो गुआनिन और एडेनिन है, ये दोनों होती हैं डबल रिंग बेसिस। कौन सी बेसिस होती है ये? डबल रिंग बेसिस। और जो थायमिन और साइटोसिन है, ये दोनों होती हैं सिंगल रिंग्ड बेसिस। कौन सी बेसिस है? सिंगल रिंग्ड बेसिस। अब हमेशा आपने याद रखना है कि ऑलवेज जो डबल रिंग बेस होगी वो सिंगल रिंग बेस से मिलेगी, ठीक है। जैसे जो गुआनिन है,
ये यहां से आएगी गुआनिन और यहां से आएगी साइटोसिन। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं। आपने जीसी यूनिवर्सिटी से याद रख लेना है जी एंड सी, कि ये हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी बेस किससे मिलेगी। तो गुआनिन साइटोसिन से मिलेगी, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, ठीक है। तो हमेशा गुआनिन ने साइटोसिन से मिलना है, गुआनिन थायमिन के साथ नहीं मिल सकती, नहीं तो कोडिंग खराब हो जाती है, और जब कोडिंग खराब होती है तो फिर डीएनए की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो गुआनिन हमेशा साइटोसिन से मिलती है और एडेनिन डबल रिंग बेस किससे मिलती है? थायमिन से। एडेनिन जो है ये थायमिन से मिलती है बाय डबल बॉन्ड। जब आप नेक्स्ट एफएससी के बाद नेक्स्ट जब आप बीएस में जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि आप एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन, मैंने तो यहाँ पर बस ये रिंग आपको बताई कि रिंग होती है, ठीक है, वहां पर इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा और फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर से आपको समझ आएगी कि गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के जरिए क्यों मिली है और एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए क्यों मिली है, ठीक है। वो उसके बाद आपको प्रॉपर उसकी समझ आएगी। अब गुआनिन साइटोसिन के साथ मिलेगी, एडेनिन थायमिन के साथ मिलेगी, फिर साइटोसिन गुआनिन के साथ, फिर थायमिन एडेनिन के साथ, फिर यहाँ पर गुआनिन साइटोसिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, ठीक है। इस तरह से ये रिंग्स मिलती जाएंगी और जब ये रिंग्स मिलती जाएंगी तो ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का ये इकट्ठा होता जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जाएंगे और इस तरह से ये जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ओके, और डीएनए के ऊपर ये जो कोडिंग होती है, इस कोडिंग पे हमारी जो इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है वो होती है। हम कहते हैं ना कि हम पेरेंट्स से, मामा से मिल रहे हैं या हमारे में से कोई फादर के साथ मैच हो रहा है, हमारी आवाज़ अपनी मदर के साथ है, हमारी हाइट अपने फादर से मैच है, तो वो क्या है कि वो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, इस डीएनए के ऊपर ये कोडिंग है, ये कोड्स हैं, हमारी हाइट का कोड है, हमारे कलर का है, ये सारे कोड होते हैं, ठीक है, जिनको हम जीन्स कहते हैं। और वो जो है ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, जीन्स के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, तो वो इस कोडिंग से मिलके बनता है, ठीक। अब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो हमारे पास एक यूनिट बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज बताती हूँ कि जैसे आपने एटीपी और एडीपी का पढ़ा है? अच्छा बताएं, एटीपी स्टैंड्स फॉर, 9 में आपने पढ़ा था बायो में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड और एक और वर्ड होता है न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में कोई फर्क नजर आता आपको क्या?
ये आरएनए कन्वर्ट होता है आगे प्रोटीन्स में। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटीन्स में। और आरएनए जो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जो आरएनए है ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, या बायो में पढ़ेंगे। आरएनए हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए जो मैसेज देता है, ठीक है। एक होता है राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन होती है, फिर वो आरएनए जो है कोड्स वगैरह को ट्रांसफर करता है, और कोडिंग से फिर वो बनाता है प्रोटीन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसलिए हम आरएनए को दूसरा नाम देते हैं कि आरएनए जो है एक्ट लाइक अ मैसेंजर, कि आरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है। कैसे मैसेंजर की तरह काम कर रहा है बताओ मुझे। मैंने आपके सामने ऊपर एक स्केच बनाया है, इस स्केच को समझ के मुझे स्टेटमेंट का आंसर दें। आरएनए एक्ट लाइक अ मैसेंजर, इसका क्या मतलब है? मैसेंजर का काम क्या होता है? मैसेज देना है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो आरएनए है वो क्या कर रहा है? ये जो डीएनए की कोडिंग है, डीएनए का जो मैसेज है, इसको कोडिंग को रिसीव करता है, फिर इस कोड को रीड करता है, रीड करके फिर इससे प्रोटीन बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए एक्ट लाइक अ मैसेंजर, ये एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, कि ये मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। जो डीएनए के कोड्स हैं उनको रिसीव करता है, रिसीव करके फिर उन्हें रीड करता है, रीड करके फिर उनसे जो है वही प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन की फॉर्मेशन हमारे सेल में होती है। अब जैसे ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाएगी, फिब्रिनोजन पाई जाएगी, मायोग्लोबिन पाई जाएगी, वो अलग होगी। जैसे हमारे हेयर्स है, हेयर के सेल्स में या नेल्स के सेल्स में केराटिन प्रोटीन पाई जाएगी, वो अलग होगी, उसकी सीक्वेंस अलग होगी। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिब्रिनोजन की सीक्वेंस अलग होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम है ये कौन करता है? आरएनए करता है, ठीक है। और आरएनए को कौन बना रहा है? डीएनए बना रहा है। और डीएनए आरएनए में जो कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आपके सामने जो मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया है ना, आपने अपनी बुक में जहाँ पे प्रोटीन लिखा हुआ है वहाँ पर आपने नीचे ये स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। आपकी बुक में सिंबल उन्होंने डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन लिख दिया है, लिखा है ना। डीएनए के नीचे सारे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाए, आरएनए के नीचे आरएनए का स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर ये डीएनए के नीचे डीएनए का आपने 7 स्ट्रक्चर भी बनाना है। और ये जो एरो है, एरो के ऊपर आपने लिखना है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के नीचे आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, और ये जो एरो है इसके ऊपर आपने लिखना है ट्रांसलेशन। और एंड पे आपने जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का नीचे स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोटीन हमारे पास 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी बायो में। तो ये मैंने क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया है, तो नीचे आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बनाना है। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये स्केच जरूर सा ड्रा करना है, अभी कर लें। साहब ये जो डीएनए, ये जो कैंसर काज होता है ना, उसकी मेन रीजन ये होती है कि हमारा जो डीएनए है उसमें जब वो रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट मतलब जब उसकी कॉपीज बनती हैं तो वो रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। जो डीएनए है ना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, अब ये देखो एक डीएनए है, अब इस डीएनए से आगे एक और डीएनए भी तो बनना है ना, वो रेप्लिकेट करना है। ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, फिर इसके साथ से जब बेसिस आगे मिलती हैं, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, फिर इसके साथ बेसिस आगे मिलती हैं। इस तरह से एक डीएनए कितने डीएनए में चेंज हो जाता है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और ये जब रेप्लिकेशन होती है, इसमें अगर कोई गलती आ जाती है तो फिर कैंसर का आ जाता है। ओके, यहाँ पर मैं आपसे कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछती हूँ, आपने मुझे आंसर करना है इसका। अच्छा, मुझे बताएं, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स हैं,
लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स या मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यस, वेरी गुड। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें कौन कौन से आएंगे? What type of nucleic acid consists of deoxyribose sugar? न्यूक्लिक एसिड के हमने दो टाइप्स पढ़े हैं। डीऑक्सीराइबोस किसमें होती है? यस, डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी बोथ डीएनए आरएनए या ना डीएनए या ना आरएनए। यस, वेरी गुड। हु डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? पेटसन एंड क्रिक ने किया था, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन बुक में लिखी है। जे वेटसन एंड एफ क्रिक, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रक्चर को डेवलप किया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? मुझे इस स्केच को देख के बताएंगे आपको क्या लग रहा है डीएनए का क्या फंक्शन है? एक तो जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है, इसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डीएनए क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है। पहले आरएनए बनाता है, आरएनए के बाद प्रोटीन्स बनाता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? टू सिंथेसाइज प्रोटीन, टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यस, क्योंकि बेसिक इसका काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना है ना, बाद में इसने आरएनए बनाना है, फिर आरएनए आगे से प्रोटीन्स बनानी है। ओके, नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस इन डीएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, द नंबर ऑफ जीन्स इन डीएनए। इन्होंने क्या पूछा है? हाँ जी, इन्होंने कहा है कि व्हाट डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल, कि जो नया सेल बनता है वो किसकी बेस पे बनता है? प्रोटीन्स की बेस पे। प्रोटीन्स तो सेल के अंदर पाई जाती हैं नाइट्रोजनियस बेसिस की बेस पे, ठीक है। और नाइट्रोजनियस बेसिस की सीक्वेंस अगर खराब हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होगा? वो सेल नॉर्मल नहीं होगा, वो सेल क्या होगा? एबनॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, what is the result of errors introduced in genes during DNA synthesis? अगर DNA synthesis ठीक तरह से ना हो, जीन्स में एरर आ जाए तो फिर क्या होगा? इससे जेनेटिक डिसीज आएगी, म्यूटेशन होगी, एवोल्यूशन होगी, नई चीज बन जाएगी या जीन एक्सप्रेशन? यस, वेरी गुड, जेनेटिक डिसीजेस आएंगी। ये जेनेटिक डिसीज आपने बायो में तो पढ़ी है, माइटोसिस वाले चैप्टर में। दो डिसीजेस आपने पढ़ी है, कौन सी? नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस तो ट्यूमर वाली थी ना, वो तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में है। दो डिसीज आपने पढ़ी थी मायोसिस के एंड पे, मायोसिस के एंड पे सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस में, जो उनका नाम नहीं आ रहा, ट्यूमर भी नहीं, पैनिंग नहीं। दो डिसीज आपने पढ़ी थी, आपने सर्च करके आनी है घर से, ठीक है, कि डीएनए में अगर जेनेटिक डिसीजेस आ जाती है तो वो कौन कौन सी है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? कौन कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन? डीएनए, ओके, आरएनए, प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स? डीएनए, वेरी गुड। व्हाट डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ मैन, ट्री या डंकी? क्या ऑर्गेनिज्म मैन है, ट्री है या डंकी है? ये कौन डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस में डीएनए, डीएनए। और डीएनए के अंदर कौन सी सीक्वेंस? नाइट्रोजनियस बेसिस की। ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिज्म चेंज होगा। व्हाट सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट डोंट फंक्शन प्रॉपर्ली ड्यू टू जेनेटिक डिसीजेस? डीएनए, आरएनए, फॉल्टी आरएनए या अमीनो एसिड? फॉल्टी आरएनए, यस। कि अगर प्रोटीन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती जेनेटिक डिसीजेस की वजह से, ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती हैं जो खराब हो, तो वो कौन सिंथेसाइज करेगा? फॉल्टी आरएनए, क्योंकि आरएनए का काम है ना प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं थे, ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आरएनए कितनी टाइप के होते हैं? कौन कौन सी?
मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अच्छा, और मैंने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस आपसे पूछा था। न्यूक्लियोटाइड में कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? नाइट्रोजनियस बेस और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? बेस एंड शुगर, उसमें फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो? अच्छा, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? इन द सिंथेसिस आरएनए का क्या रोल है? आरएनए क्या करता है? ओके, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है और फिर क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। ये सबसे पहले डीएनए से कोडिंग रिसीव करेगा, फिर उसको रिकोड करेगा, पढ़ेगा, फिर रीड करेगा, फिर इसको डीकोड करेगा, मतलब उस कोडिंग को तोड़ेगा और फाइनली से क्या बना लेगा? प्रोटीन्स बना लेगा। तो ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड हाउ डज इट रिसीव एंड यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो सवाल है ये आपको 3 तरीके से आ सकता है। ये क्वेश्चन एक आपको इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड हाउ डज इट रिसीव एंड यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तब भी आपने आरएनए वाला एक पैराग्राफ में आपको मार्क करवानी वो लिखना है और साथ में ये बनाना है। और एक तरह से आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आरएनए एक्ट लाइक अ मैसेंजर जस्टिफाई, कि आरएनए एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, इसको जस्टिफाई करें, तब भी ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। आरएनए एक्ट लाइक अ मैसेंजर, इस तरह से भी ये सवाल आ सकता है। यहाँ तो क्लियर है सबको? कौन रिव्यू करेगा? ये अबाउट ईयन न्यूक्लिक एसिड अच्छा, मुझे बताएं व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज फाउंड इन आरएनए। आरएनए में कौन सी है? वेरी गुड। डीएनए में कौन सी है? यस, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज, बी ऑप्शन राइबोज, सी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए? आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ट्रिपल स्ट्रैंडेड, क्वाड्रुपल स्ट्रैंडेड। यस, गुड। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इन सेल? टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू सिंथेसाइज प्रोटीन या टू रेगुलेट सेल ग्रोथ? टू आरएनए, यस, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आरएनए सिंथेसिस? ये आपने मुझे बताना है। आरएनए सिंथेसिस का क्या मैकेनिज्म है? कौन आरएनए बना रहा है? डीएनए। और डीएनए को आरएनए में बनाने को क्या कहते हैं? यही मैंने पूछा है। ऑप्शन ए डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, आरएनए सिंथेसाइज डीएनए, प्रोटीन सिंथेसाइज आरएनए या आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन। यस। और अगर ऑप्शन डी को मैं फर्दर लेके जाऊं, आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसाइज आरएनए? ओके, एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज टू डीएनए और इंटरफेरेंस विद इट्स रेप्लिकेशन? अगर डीएनए रेप्लिकेशन में इंटरफेरेंस आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो इससे क्या होगा? कैंसर होगा, जेनेटिक डिसीज आएगी, प्रोटीन सिंथेसिस या सेल ग्रोथ? कैंसर। गुड। Conceptual question, what is the role of RNA in protein synthesis and how does it receive and use genetic information from it? RNA protein synthesis के में क्या रोल है इसका? ये क्या करता है? हाँ,
डीएनए से कोडिंग लेता है, फिर रिसीव करता है, फिर रीड करता है, फिर डिकोड करता है और फिर उसे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाना है। ये छोटा प्रोसेस नहीं होता। मैं आपको बता दी, जब हम बीएससी में थे तब हमने ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ा था, एफएससी में भी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन बीएससी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने पूरा डीएनए खोल के और पूरे डीएनए की हर बेस का स्ट्रक्चर अलग अलग बना के फिर हमने डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया था। और ये डीएनए को जब इसकी यहाँ से हेलिक्स खोलते हैं, फिर इसकी रेप्लिकेशन होती है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा समझ आ गई आपको? सबको क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है सारे आप